तो बेरोज़गारी ज़बरदस्त है, महंगाई ज़बरदस्त है, व्यापारियों में जीएसटी ज़बरदस्त है और जीएसटी के साथ जो ईडी जुड़ा हुआ है, झार वोट जो है वो कांग्रेस को मिले थे। इस बार टिकट वितरण को लेकर के कांग्रेसियों में थोड़ी सी निराशा तो है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के जनचौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद रचक। हम खड़े हैं राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट रहा है। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ दावा के प्रधान संपादक दीपक बुद्ध जी मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं, क्या है समीकरण, क्या है यहाँ के मुद्दे और कौन बाजी मारेगा। जी बताएं। कौन बाजी मारेगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन अब धीरे धीरे क्या ये चुनाव का जो है लब्बो लुभाव वो बढ़ते चले जा रहा है। और भाजपा के जो प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह वो चिर परिचित, जाने पहचाने, परखे और आजमाए हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की जनता का जो झुकाव है उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ही है। और जहाँ तक गिरीश देवांगन की बात है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मिलन जो हमने देखा उनको लोगों से मिलते हुए, जनसंपर्क करते हुए, और मिलनसार हैं, सरल है और वो भी आकर्षित कर रहे हैं मतदाताओं को। लेकिन उनको अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी क्या है कि चुनाव की रणनीति बनाने में और ज़मीनी स्तर पर उनकी जो टीम है वो ज़बरदस्त है। और पूरी उनकी टीम अलग अलग, जैसे वो हैं उनके पुत्र पूर्व सांसद अभिषेक सिंह हैं, और भी भाजपा के जो हैं पूर्व सांसद मधुसूदन यादव वगैरह, ये सब मैंने एक डोर टू डोर सब अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या मुद्दे हावी हैं यहाँ पर मुद्दे में देखा जाए तो अभी मुद्दे की जहाँ तक बात है तो बेरोज़गारी ज़बरदस्त है, महंगाई ज़बरदस्त है, व्यापारियों में जीएसटी ज़बरदस्त है और जीएसटी के साथ जो ईडी जुड़ा हुआ है उससे लोग भाजपा से भी थोड़े एनॉयड हैं, नाराज जैसे हैं। जाति समीकरण की बात करें तो किनको फायदा नजर आता है, कहाँ पे क्या होगा बताएं। जाति समीकरण जहाँ तक राजनांदगांव में है तो देवांगन समाज, ओबीसी ये जो है वो तो ही थोड़ी गिरीश देवांगन की तरफ दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो एक सोशल इंजीनियरिंग की है, यहाँ पर बहुत से समाजों को उन्होंने मांगा है, जैसे जिनको जो डिमांड थी, जो समस्या थी, उसको पूरा किया है सभी समाजों के साथ में। तो ये जो है ये उनका थोड़ा उनके पक्ष में जाता है ये। और इसमें भी कम से कम मैं समझ रहा हूँ ये भी कांग्रेस के थोड़ा फेवर में जाएगा। राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। क्या समीकरण नज़र आता है आपको? समीकरण में से एक तो राजनांदगांव हो गया, डोंगरगांव हो गया, डोंगरगढ़ हो गया और आपका खुज्जी हो गया। तो जो डोंगरगढ़ से हैं, डोंगरगढ़ की जो महिला प्रत्याशी हर्षिता, वो पूर्व मंत्री रहे यहाँ पर डॉक्टर टुमन लाल। वो टुमन लाल माने चिर परिचित नाम था, लंबे समय तक वो सेंट्रल मिनिस्टर रहे वो, तो उनसे रिलेटिव है, रिश्ते में है वो। और उसका मायका और उसकी ससुराल दोनों डोंगरगढ़ में है। ये उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। और जो प्रत्याशी बदल दिया कांग्रेस ने, है ना, ये थोड़ा उसके हर्षिता के थोड़े पक्ष में जा रहा है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो राजेश वही नाम है, विनोद खांडेकर। तो विनोद खांडेकर भी जो है पूर्व विधायक रह चुके हैं, चप्पे से वाकिफ़ हैं, यहाँ के लोगों के निवासियों के मिजाज से वाकिफ़ है और उनका खुद का संपर्क बहुत सघन है और अपने समय बहुत लोकप्रिय रहे, ऐसा है। तो वहाँ पर जो टक्कर तो है जी। अभी भूपेश बघेल ने किसानों पे दांव खेला है, उसने कर्ज माफ़ी की बात कही है। कितना प्रभावित करेगा? नहीं, निसंदेह बहुत प्रभावित करेगा। बशर्ते ये जो घोषणा जो है पूरी होनी चाहिए। पिछले जो उन्होंने 36 घोषणाएं की थी पिछले चुनाव में, उसमें सबसे ज़बरदस्त लोग आकर्षित किया था शराबबंदी का। वो लोगों ने बहुत खींचा था और झार वोट जो है वो कांग्रेस को मिले थे। तो वो, लेकिन वो शराबबंदी का जो था चुनावी मुद्दा या जो भी उनका घोषणा था वो पूरा नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा उनका एक माइनस पॉइंट है। तो बाकी उस पर से थोड़ा लोगों को लगता है भी भाई ये जो घोषणाएं जो कर रहे हैं ये
किसानों को लेकर के कि उनका पूरा ऋण माफ़ हो जाएगा, तो अब जिनको अगर मान लो थोड़ा अविश्वास जैसा भी है, कहाँ से कर पाएंगे, कहाँ से करेंगे? सरकार के पास में पैसा भी तो होना चाहिए। फिर भी लेकिन किसान तो वैसे भी पहले से कांग्रेस से थोड़े पक्ष में ही है। 5 साल के अंदर में किसी भी किसानों को मैंने कोई ऐसा लगा नहीं। जी, खैरागढ़ की बात करें, मोहला मानपुर की बात करें, जो राजनांदगांव जिले से अलग होके विधानसभा क्षेत्र भी हैं, क्या समीकरण नज़र आता है आपको? भाई खैरागढ़ जिले में जो है इसको बनाया कांग्रेस ने बनाया, इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और दूसरा वहाँ भी आप देखा जाए तो वहाँ थोड़ा बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है, क्योंकि विक्रांत सिंह हैं और उनके फादर वगैरह रहे, बैकग्राउंड उनका जो है पूरा राजनीति का रहा है। और वो भी खैरागढ़ के पहले भी जैसे कांग्रेस की रश्मि देवी सिंह थी, ये लोग सब उनके साथ में थे, कई चुनाव में लोग लड़ा चुके हैं, उनकी रणनीति ज़बरदस्त है। उस रणनीति के तहत अभी कहा जा सकता है वहाँ पर भाजपा जो है हाथ मार सकती है, एक संभावना है इसकी। बाकी तो अभी समय बहुत बड़ा है, ये तो अभी मैं वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ, भविष्य में क्या होता है 2-4 दिन के बाद में पता लगेगा। अभी लोग केवल क्या है, केवल जनसंपर्क कर रहे हैं। मोहला मानपुर में ये जो अभी मर्डर वाला कांड हुआ है, भाजपा के एक नेता के जो मर्डर हो गया है, ये मर्डर वाला जो है ये थोड़ा मैंने जिसमें अब डिक्लेयर भी हो गया है अभी इसको नक्सलाइटों ने किया है करके, और नक्सलाइटों ने जो अभी जो थ्रेट किया है अभी, हम किसी भी भाजपा को यहाँ से नहीं करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से शुरू से ही वो पूरा नक्सल इफेक्टेड एरिया है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर नक्सलियों से दहशत है। वो या तो वहाँ पर पोलिंग कम होगी और दूसरी बात क्या है, वहाँ पर वो कांग्रेस का ही पलड़ा जो है भारी रहेगा, ऐसी संभावना फिलहाल दिख रही है। 2-4 दिन के बाद में क्या परिवर्तन आता मैं नहीं कह सकता। विधानसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव में किस तरह समीकरण बनता दिखाई दे रहा है, क्या मुद्दे होंगे, कौन बाजी मारेगा पता? राजनांदगांव विधानसभा जो प्रॉपर है उसमें डॉक्टर रमन सिंह और गिरीश देवांगन जी खड़े हुए हैं। निर्दलियों को यहाँ पे कोई वर्चस्व नहीं है, तो सीधी टक्कर है। और रमन सिंह 15 साल तक के यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में रहे हुए हैं, इसलिए उनका समीकरण ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन क्या है, चुनाव प्रचार प्रसार है, भूपेश बघेल का कर्ज माफ़ी वाला मामला है, बीजेपी का भी घोषणा पत्र आना बाकी है, इसलिए अभी इस बारे में कहना उचित नहीं है। फिर भी अभी पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी यहाँ पे भारी है। जी, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, क्या स्थिति नज़र आ रही है आपको? जी, इसके पहले चुनाव में 8 विधानसभा में 7 में कांग्रेस विजय हुआ था और मात्र एक राजनांदगांव सीट है जिसमें बीजेपी आई थी, परंतु अब ये 4 जिलों में बढ़ गया है, कवर्धा, खैरागढ़, मोहला और राजनांदगांव। राजनांदगांव प्रॉपर में 4 सीटें हैं जिले में, जिसमें एक बीजेपी के पास है, लेकिन समीकरण इस बार चेंज होगा ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। जनता जनार्दन जो प्रेस में हमारे पास आते हैं वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी की सीटें बढ़ेगी इस बार। जी, ऑल ओवर की बात करें तो जाति समीकरण कितना हावी रहेगा? यहाँ पे साहू और वर्मा लोधी हैं, मेन तो यही है, यही दोनों हार जीत करते हैं और दोनों ने टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस ने ज़्यादा साहू लोगों को दिया है टिकट, तो उस हिसाब से कांग्रेस भारी पड़ रहा है डोंगरगांव में और अपना क्या बोलते हैं खुज्जी में। खैरागढ़ की बात करें तो खैरागढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के भांचे मैदान पे भाजपा के प्रत्याशी विक्रांत सिंह हैं, कितना बढ़त ले सकते हैं, क्या लगता है आपको, बताएं? देखो, विक्रांत सिंह एक पॉपुलर नेता है, पहले वो वहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष रह चुका है, फिर जिला जनपद में भी उपाध्यक्ष रह चुका है, इसलिए उसका वर्चस्व तो है। लेकिन यशोदा नीलांबर जो है जिला बनाने की जो घोषणा की थी उस पर कितनी कार्रवाई हुई है इसका रिकॉर्ड हमारे पास अभी तक नहीं आया है, जबकि जिला बने 1 साल से ऊपर हो गया है। तो लोग नाराज़ भी हैं, जिला बनने के बाद जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए खैरागढ़ को वो नहीं मिला है। तभी चुनाव में किस रूप में परिणाम आएगा इसके बारे में अभी कहना उचित नहीं होगा। जी, मोहला मानपुर की बात करें, ये भी नवीन जिला है, नया जिले की सौगात मिली है, कांग्रेस को कितना फ़ायदा नज़र आता है इसमें? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। वहाँ पे मंडावी जो चुनाव के समय बोला था, वहाँ कम से कम 30-35 गांव ऐसे हैं जिस पे अभी 5 साल तक वो झांकने नहीं गया था, ऐसा हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट में भेजा है, जो मेरे पास पेपर में मैंने छापा था। तो आक्रोश है वर्तमान विधायक के खिलाफ, लेकिन क्या फिर भी वो कांग्रेस का गढ़ है मोहला मानपुर, तो अभी कुछ भी कहना चुनावी समीकरण के बारे में उचित नहीं होगा। हाँ, राजनांदगांव विधानसभा के लिए जिले में किस तरह से समीकरण बन रहे हैं, क्या मुद्दे हावी हैं और कौन बाजी मार सकता है, बताएं? देखिए, इस बार
विधानसभा चुनाव बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव में एक समीकरण था, एक परिवर्तन की जो हवा थी वो इस बार नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि 15 साल के बाद कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई और 5 साल उन्होंने किसानों पर फोकस करके मैनिफेस्टो लाया और उन्होंने जीत हासिल की थी। तो इस बार देखने में आ रहा है कि एक तरफा मुकाबला नहीं रहेगा और इस चुनाव में काफ़ी कशमकश की स्थिति रहेगी, नेक टू नेक परिणाम आएंगे। निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है वो रोमांचकारी रहेगा। राजनांदगांव विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस ने खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, इस बार टिकट वितरण को लेकर के कांग्रेसियों में थोड़ी सी निराशा तो है, क्योंकि पिछली बार जब करुणा शुक्ला जी को यहाँ से मौका दिया गया था तो लगभग 16,000 की उनका हार का वो था। रमन सिंह जी जो हैं वो 16,000 मतों से जीते थे। इस बार लोकल में 4-5 जो दावेदार थे, प्रमुख दावेदार, उनको बहुत उम्मीद थी कि लोकल में से ही किसी को प्रत्याशी बनाया जाए। ऐसा नहीं हुआ। अचानक से गिरीश देवांगन जी का नाम आया रातों रात और उनकी घोषणा कर दी गई। तो कहीं न कहीं एक नाराज़गी जो है कांग्रेस के दावेदारों में है। हो सकता है उस चीज़ों से नुकसान हो। हालांकि प्रचार में सारे जो दावेदार हैं गिरीश देवांगन जी के साथ नेक टू नेक अपना चल रहे हैं और उनका समर्थन मिल ही रहा है। इधर डॉक्टर साहब के साथ अभिषेक जी हैं और उनकी भाजपा पार्टी पूरी तरीके से प्रचार में लगी हुई है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मुकाबला तो यहाँ भी रोमांचकारी होगा, एक तरफा नहीं कहा जा सकता। शराब बड़ा मुद्दा रहा है, कितना प्रभावित करेगा? शराब का मुद्दा, जैसे कि जन घोषणा पत्र में आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने शराबबंदी का एक वादा किया था। हालांकि बहुत सारे नियम और कानूनों में उलझा के वो वादे पूरे नहीं हो पाए। तो मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा फैक्टर होगा शराब का। विकास का एक वो है, राजनांदगांव में 15 साल में बहुत सारे काम हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, हॉकी का एक्स्ट्रोटर्फ का स्टेडियम हो गया जो पहला था पूरे राज्य का। तो ये बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, मूलभूत की सुविधाएं थी, वो बहुत अच्छा डेवलप की है भाजपा ने। हालांकि इन 4-5 सालों में कुछ बड़ा काम नहीं हो पाया है कांग्रेस के गवर्नमेंट में, खासकर राजनांदगांव में। खैरागढ़ मोहला मानपुर की बात करें तो ये राजनांदगांव जिले से विभक्त होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया है। किस तरह वहाँ पे समीकरण बनता नजर आ रहा है आपको? पहले तो मोहला मानपुर की बात करें, मोहला मानपुर में लगभग 1 साल हो गए। 1 साल में जैसे आप देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले मानपुर में मतदान का बहिष्कार हुआ। 4 दिन वहाँ पे चक्का जाम हुआ था। तो दफ्तर नहीं मिलना, काफ़ी सारे जो काम होने थे, जैसे मोहला मानपुर नया ज़िला बना तो लोगों को जो उम्मीदें थी कि साल भर में ये काम हो जाएंगे, वो काम हो जाएंगे, ये सारे काम अभी ज़मीन पे आ नहीं पाए हैं। वहाँ पे अभी एक तरीके से काफ़ी समय लग सकता है। और मानपुर है, आपका औंधी क्षेत्र हो गया, खड़गांव हो गया, ये सारे लोग वहाँ पे सरकारी दफ्तर, नए दफ्तर की मांग कर रहे हैं। इस कारण वहाँ पे चक्का जाम भी किया गया और फिलहाल तो वहाँ मतदान बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई है। अभी हाल ही में देख सकते हैं आप, कुछ दिनों पहले वहाँ एक भाजपा नेता की हत्या भी हो गई। तो थोड़ा सा माहौल तो वहाँ गरमाया हुआ है और आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ समीकरण बैठता है। जी, किसानों पे भूपेश बघेल ने बड़ा दांव खेला है। इस बार उन्होंने कर्ज माफ़ी की बात की है, कितना प्रभावित करेगा वोटरों को? कर्ज माफ़ी एक प्रकार से कहा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि पिछले 5 साल में किसान के और जो ग्रामीण क्षेत्रों को ही फोकस करके कांग्रेस सरकार चली है और इस बार भी हो सकता है कि ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बने। फिर भी राजनांदगांव की अगर बात करी जाए तो यहाँ टक्कर तो है और ज़बरदस्त माहौल रहेगा यहाँ कांग्रेस और भाजपा का दोनों का, क्योंकि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हैं और यहाँ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं। तो दोनों सिंबल दोनों के हैं और दो ही पार्टी पर आधारित न्यू वो रहेगा यहाँ। बाकी तो आगे जो भी परिणाम आएगा तो कोई वो है ही नहीं इसमें, है ना। बाकी चुनाव जो है वो रोचक ही रहेगा। जी, डोंगरगढ़ की बात करें तो डोंगरगढ़ में पूर्व विधायक को टिकट दिया है भाजपा ने, वहीं कांग्रेस ने नया चेहरा सामने उतारा है। क्या बात डोंगरगढ़ की कहें तो पिछले जो जैसे कि कांग्रेस की सरकार थी, जिस हिसाब से वहाँ घोषणाएं हुई, मगर वहाँ जो
कार्य नहीं हुए उससे पब्लिक जो है वो काफ़ी उसमें आक्रोश है ना। और रही बात विनोद खांडेकर जी की, तो वो पुराने विधायक रह चुके हैं, उनको अनुभव है कि किस प्रकार से चुनाव करना है। वहाँ भी रोचकता बनी रहेगी, मगर एक प्रकार से देखा जाए तो चुनाव में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पब्लिक का मूड क्या वो कहता है वो मतदान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इसी तरह डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक रहे दलेश्वर साहू को कांग्रेस ने टिकट दी है, वही नया चेहरा भाजपा ने उतारा है। इसी तरह से भोलाराम साहू भी वहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। भोलाराम साहू को उन कांग्रेस ने उतारा है और वही नए चेहरा भाजपा ने उतारा है, क्या कहेंगे? डोंगरगांव में ऐसा है कि वहाँ जो साहू जी हैं, दलेश्वर साहू जी, वो 2 बार के विधायक रहे हैं। अभी वहाँ चूँकि मुख्य मुद्दा था वहाँ सड़क चौड़ीकरण का, तो वो सड़क चौड़ीकरण के कारण वहाँ कुछ आक्रोश है, क्योंकि कुछ बोले और कुछ वहाँ पर किए हैं, तो उसमें स्थानीय स्तर पर काफ़ी आक्रोश है। और रही बात वहाँ 2 बार रह चुके हैं, तो हो सकता है इस बार कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि भरत वर्मा भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उसमें उनको कुछ बेनिफिट मिले, तो रोचकता तो है वहाँ इसमें। और रही खुज्जी विधानसभा में, तो भोलाराम साहू जी चूँकि उनको हर बार टिकट देते हैं, है ना। लास्ट उसमें लोकसभा चुनाव में भी उनको टिकट दिया गया था और अभी फिर से उनको टिकट दे दिया गया है। तो ये है कि पब्लिक में अंदर ही अंदर एक है कि भाई एक ही व्यक्ति को हम कितना वो करें, सपोर्ट करें। जाति समीकरण की बात करें तो जाति समीकरण कितना हावी होगा इन क्षेत्रों में? जाति समीकरण का ऐसा है कि डोंगरगढ़ जो क्षेत्र है वो तो पूर्णतः जो है वो आरक्षित सीट ही है, तो उसमें जाति समीकरण का उतना मायने नहीं रखेगा जितना कि सिंबल का मायने रखेगा। सिंबल आधारित ही यहाँ पर चुनाव मेन होंगे, बाकी ऐसे जाति समीकरण का मुश्किल लग रहा है कि विशेष उसमें कि जैसे साहू जी हैं डोंगरगांव क्षेत्र में, तो साहू बाल्य है, तो जाति का समीकरण इसमें नहीं आएगा। डोंगरगांव और डोंगरगढ़ में साहू समाज की बाहुल्यता है, इसमें कितना प्रभावित करेगा? नहीं है, एक समाज का तो बहुलता रहता है, मगर इस बार एक थोड़ा सा आक्रोश भी थोड़ा सा है कि समाज के स्तर पर कुछ नहीं हो पाया है, ये यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा आ रहा है। वहाँ विधानसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव जिले में किस तरह की स्थिति बन रही है, क्या मुद्दे यहाँ पे हावी हैं, कौन बाजी मारेगा? देखिए, पिछले साल 5 साल बनाम 15 साल एज ए पत्रकारिता अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुद्दे बड़ी चीज़ से उठे हैं, और भाजपा जो है कांग्रेस पे जो आरोप लगा रही कि 5 साल में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए, लेकिन उस भ्रष्टाचार को भाजपाइयों ने, या कहे कि कांग्रेस भी लगा रही भाजपा पे आरोप। सरकार थी 5 साल, कोई आरोप पे किसी पे आरोप दर्ज नहीं हुआ, FIR नहीं हुई। ये कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दूसरी चीज़ बात करें हम राजनांदगांव जिले की, अविभाजित जिले की, जिसमें 6 सीट थी, खैरागढ़ अलग हो गया, मोहला मानपुर अलग हो गया। तो एज ए पत्रकार तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि राजनांदगांव जिले में शांतिपूर्ण मतदान सबसे बड़ी चुनौती किसके लिए? निर्वाचन आयोग के लिए। नक्सल घटना कहीं न कहीं एज ए पत्रकार मैं देख रहा हूँ, हत्या भी उसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, लेकिन उसकी जांच चल रही है, जांच में जो भी आएगा सामने ठीक है। लेकिन समस्या तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप पहले सबसे बड़े शांतिपूर्ण मतदान कराएं। दूसरी बात करें कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो है किसानों के या धान को लेकर लगातार 5 साल मुखर रही, और वो कहीं न कहीं उनके लिए एक बड़ा फैक्टर है प्लस। दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस इसके पहले जब चुनाव लड़ी थी तो कांग्रेस का एक निशान था पंजा, उस पर वोट पड़े, एंटी इनकम्बेंसी भी कहा जा सकती है। लेकिन इस बार एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कांग्रेस के लिए कि भूपेश बघेल भी एक चेहरा है जो भाजपा के लिए चुनौती है कि उसके चेहरे पे भी वोट पड़ेंगे। बात ये करें कि भाजपा किन मुद्दों को लेके आती है, उनका घोषणा पत्र कैसा आता है, वो एक बड़ी चीज़ होगी। दूसरी, हम अभी तक मेरा अनुभव कहता है कि 20 साल में जो देखा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, 2023 का चुनाव दोनों पार्टियों के लिए एक चुनौती है। चुनौती कांग्रेस भाजपा की आमने सामने है, लेकिन उनके जो खुद के बागी, चाहे भाजपा से हो चाहे कांग्रेस के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेंगे। 2023 में ये सबसे बड़ा पार्टी खुद की अंदरूनी कला,
वो उसको संभाल ले तो वो चुनाव को संभाल सकते हैं। डोंगरगढ़ की बात करें, डोंगरगांव की बात करें या खुज्जी की बात करें, डोंगरगांव में 2 बार के विधायक रहे दलेश्वर साहू को टिकट दिया गया है कांग्रेस ने। वहीं खुज्जी विधानसभा सीट में भोलाराम साहू, पूर्व विधायक भोलाराम साहू को टिकट दिया है और भाजपा ने दोनों चेहरे नए प्रत्याशी उतारे हैं। तो किस तरह नज़र देखते हैं आप? देखिए, खुज्जी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह थी, पार्टी की कलह थी, पार्टी के बीच में जिस प्रकार की जो बातें सामने आ रही थी, नहीं तो लगभग वो 25 से 30 हज़ार वोट से जीती थी। उसके बाद भी उसका टिकट काटना पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह दिखाता है। भोलाराम साहू को इसलिए वहाँ प्रत्याशी बनाया गया कि वो पहले से विधायक रहे हैं, सांसद का चेहरा थे। साहू फैक्टर भी वहाँ काम करता है, लेकिन वो कितना काम करेगा ये तो आने वाला जब 30 दिसंबर को मतगणना होगी वही दिखाएगा। बात करें डोंगरगांव की, डोंगरगांव में दलेश्वर लगातार तीसरी बार भरोसा किया है भूपेश बघेल ने। उसका कारण निर्विवाद रहे वो, और जनता के बीच उनकी जो पकड़ है उसको पार्टी ने कहीं कहीं अपने सर्वे में लिया होगा। भाजपा से बात करें, भरत लाल वर्मा, वो जिला पंचायत सदस्य और आज भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के वो अध्यक्ष है, तो एक सशक्त दावेदार हो सकता है, इसलिए उनको वहाँ कैंडिडेट बनाया गया। दूसरी बात करें हम भाजपा खुज्जी की, तो जिला पंचायत अध्यक्ष है, फ्रेश चेहरा है, और जिस हिसाब से बात करी थी भाजपा की नए चेहरे को मौका देंगे, तो उस पर वो वहाँ खुज्जी में मोहर लगाई है भाजपा ने। आप खैरागढ़ की बात करें या मोहला मानपुर की बात करें, ये दोनों राजनांदगांव से विभक्त होकर जिले के रूप में विकसित हुए और एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है, क्या कहेंगे इसमें? खैरागढ़ की बात करूँ तो वहाँ जिस प्रकार से पहले कहा जाता लोधी फैक्टर, लेकिन इस लोधी फैक्टर के मिथक को तोड़ा था देवव्रत ने, क्योंकि वो जोगी कांग्रेस चुनाव लड़े। विक्रांत सिंह एक चेहरा है भाजपा के लिए वहाँ। कोमल जंगेल लगातार उपचुनाव भी हारे, इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ भी फ्रेश कैंडिडेट देना था, विक्रांत को दिया गया। यशोदा वर्मा कांग्रेस से मैं सोचता हूँ इसलिए टिकट दी होगी कि मात्र 15 महीने में कोई विधायक का आकलन नहीं किया जा सकता, तो उसको चेंज करना कांग्रेस के लिए एक नुकसान हो सकता था, तो इसलिए वो 2 आमने सामने वहाँ हो गए। बात करें मोहला मानपुर की, मोहला मानपुर इंद्रसा मंडावी, कांग्रेस ने एक बार फिर भरोसा किया। भाजपा ने पुराना चेहरा जो कि वहाँ विधायक रहा और राजवंश परिवार, तो ट्राइबल क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में ट्राइबल में कह सकते हैं कि नक्सल बेल्ट भी इफेक्टेड है वो, तो दोनों सशक्त दावेदार देना चाहते थे। तो इंद्र शाह पे कोई ऐसा एलिगेशन या कोई चीज़ें नहीं थी, लेकिन विरोध भी हुआ उनका, जो जिला बनने के बाद विधायक होके मानपुर को कुछ नहीं मिल पाया। नए जिले का फ़ायदा कितना मिल रहा है कांग्रेस को इसमें? नया जिला तात्कालिक उस समय था मौका कि नया जिला बनाएंगे, उसका फ़ायदा खैरागढ़ आप देख सकते हो जो मिला उनको, लेकिन अब वो मुद्दे नहीं है। मुद्दे अब सीधा है कांग्रेस भाजपा के जो प्रत्याशी मैदान में आ गए उनका चेहरा, दूसरा जो कांग्रेस ने 5 साल काम किया, और भाजपा जो आरोप लगा रही है उसको कितना भुना पाती है, ये देखने वाली बात होगी। शराब बड़ा मुद्दा रहा है, कितना प्रभावित करेगा? शराब मुद्दा है, इसको नकार नहीं सकते आप, जिस प्रकार से भाजपा ने इसको उठाया है। और शराब का विरोध सबसे ज़्यादा करती है महिलाएं। महिलाओं में इसको लेकर आक्रोश जो है वो दिखता है ज़मीन पे, तो ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा और हो सकता है वो नुकसान कर जाए, लेकिन वो कितना नुकसान करता है ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। शराब बड़ा मुद्दा रहा है, कितना प्रभावित करेगा बताएं? शराब का मुद्दा प्रभावित ये करेगा कि जो जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो लोग जो है वो ये समझने लगे हैं कि वास्तव में शराब में घोटाला हुआ है बस, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ेगा उसका। कांग्रेस ने किसानों पे बड़ा गेम खेला है, उन्होंने कर्ज माफ़ी की बात की है, कितना फ़ायदा कांग्रेस को मिलता नज़र आता है आपको? जब इसके पहले जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो एकदम बहुत नया टाइप का खेल था कि कर्ज माफ़ी हो जाएगा और भाव मिल जाएगा, दुनिया भर का ये है। अभी 5 साल तक देख ली लोगों ने, तो अब वो लोगों के लिए कुछ नया नहीं लग रहा। जैसे कोई नया गाना आता है, खूब हिट हो जाता है, बार बार हिट नहीं होता वो। और बीजेपी भी इसके लिए बहुत अलर्ट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने पूछा भी था कि बीजेपी और डॉक्टर रमन सिंह से कि भाई आप ये जो मुफ्त की रेवड़ी है इसके लिए क्या है, तो उन्होंने कहा था कि कुछ हिंट किया था कि कुछ इसका निराकरण करेंगे। वो भी घोषणा पत्र आने के बाद में इसका कुछ निराकरण होगा, अदरवाइज कांग्रेस को फ़ायदा तो है थोड़ा इससे।
जी, ऑल ओवर राजनांदगांव की बात करें तो किस तरह ऑल ओवर दिखता समीकरण बनता दिखाई दे रहा है आपको? जो राजनांदगांव संसदीय सीट में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पंडरिया जो है वहाँ पर जो भावना हो रहा है, मैं गया था और उधर का दौरा करके आया था, देखा था, हमारे लोग भी वहाँ पे, वो एक तरफा चुनाव जीत रही है। मोहम्मद अकबर संकट में है। राजनांदगांव विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे बाहरी प्रत्याशी का बड़ा बोलबाला है। डॉक्टर रमन सिंह को भी बाहरी प्रत्याशी बताए जा रहे हैं और गिरीश देवांगन को भी बाहरी प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। तो कितना क्या है प्रभावित करेगा, क्या है बताओ? देखो, इसमें कोई प्रभाव नहीं रमन सिंह को लेके, बल्कि गिरीश देवांगन को लेकर प्रभाव पड़ सकता है। रमन सिंह वीआईपी और वीआईपी लोगों के लिए कोई सीट नहीं होती, कोई स्थानीय और लागू नहीं होता। राहुल गांधी खड़ा हो जाएगा तो बोलेंगे ये स्थानीय है। तो ये दूसरी बात, ये राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र था एक्चुअली। बहुत साल पहले 8 विधानसभा आती थी उसके अंदर, तो रमन सिंह लोकल हमारे यहाँ के थे वो, और फिर जिला कवर्धा बन गया, फिर अभी और 3 जिले और बन गए। तो क्या रमन सिंह बाहरी हो गए क्या? और रमन सिंह बहुत पॉपुलर है यहाँ पर और काफ़ी जन जन में उनका है वो। गिरीश देवांगन की बात करें, गिरीश देवांगन चूँकि वो भी है, देखो बाहरी तो मैं किसी को मानता ही नहीं है ना, कि बाहरी कोई होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, शुरुआत में पहले दूसरे टर्म के लिए वो नया होता है, लेकिन उसकी पार्टी का वजूद कैसा है, वो खुद का वजूद कैसा है, और पॉपुलर आदमी के लिए कोई स्थानीय और ये काम नहीं आता। ये सब कहने की बातें हैं, केवल मुद्दा बनाना है, क्या मुद्दा रखें। अभी नीरज डाकले ने कहा था कि क्या नाम है, स्थानीय कांग्रेस वहाँ भी चल दिया वो। तो ये स्थानीय एक्चुअली ये कहीं बोलने के लिए है, ये वास्तव में कोई मुद्दा नहीं होता है। बहरहाल विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिसात बीत चुकी है। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं जनता इनका भाग्य का फैसला 7 नवंबर को करेगी। परमानंद रजक, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ तक।